महासंग्राम 2024 का यह वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। राम नवमी पर हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि जहां 8 घंटे शांति से त्योहार नहीं मना सकते, वहां मतदान का क्या मतलब है। रामपुर शायद चुनाव के लिए तैयार नहीं है। ये जो न्यायमूर्ति का जो टिप्पणी कोर्ट में हुआ, ये पश्चिम बंगाल के जो राजनीतिक प्रशासन और जो नौकरशाह प्रशासन है, उनके मुंह पे सीधा सीधा तमाचा है। बीजेपी डर गया है क्योंकि दिल्ली में 200 नहीं पार करेगा, तो बंगाल में वो डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेगा, वो 9 से 10 नहीं होगा। रामनवमी हिंसा पर घिरी बंगाल सरकार। हाईकोर्ट ने लगाई ममता सरकार को फटकार। बंगाल में हिंदू त्योहारों पर हिंसा का खेल आम हो चुका है, इसलिए कानून व्यवस्था के मसले पर ममता सरकार लगातार घिरती आई है। और इस बार भी कमोवेश कुछ ऐसा ही हुआ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रामनवमी पर हुई हिंसा के मामले में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जहां 8 घंटे शांति से त्योहार नहीं मनाया जा सकता, वहां मतदान कराने की जरूरत क्या। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग से यह दरख्वास्त की जाएगी कि बहरामपुर लोकसभा सीट का मतदान आगे बढ़ाया जाए। इतना ही नहीं, इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट भी तलब की है। दरअसल बंगाल सरकार को यह फटकार उस वक्त लगाई गई जब रामनवमी हिंसा की जांच एनआईए से कराए जाने की याचिका पर प्राथमिक सुनवाई हो रही थी। यही वजह है कि अब बीजेपी को इस मामले में मुकर होने का मौका मिल गया है। पार्टी ने इसे ममता सरकार पर कड़ा तमाचा बताया है, तो टीएमसी का कहना है कि बीजेपी डर गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट में खुली कोर्ट में न्यायमूर्ति को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि बहरामपुर में जो घटना हुआ, जहां की केवल 8 घंटा के लिए भी एक वर्ग को अपना पूजा बनाने नहीं दिया गया, तो ये बहरामपुर शायद चुनाव के लिए तैयार नहीं है। ये जो न्यायमूर्ति का जो टिप्पणी कोर्ट में हुआ, ये पश्चिम बंगाल के जो राजनीतिक प्रशासन और जो नौकरशाह प्रशासन है, उनके मुंह पे सीधा सीधा तमाचा है। बीजेपी डर गया है क्योंकि दिल्ली में 200 नहीं पार करेगा, तो बंगाल में वो डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेंगे, वो 9 से 10 नहीं होगा, जो भी होगा बिलो 9 से कम रहेगा। इसीलिए ऐसा स्टेटमेंट वो कर रहे हैं। वो कंफ्यूज करना चाहता है पब्लिक को, लेकिन बंगाल का पब्लिक कॉन्फिडेंट है। बंगाल में नो वोट टू भाजपा चल रहा है और ऑल सपोर्ट टू टीएमसी, ममता दीदी को सपोर्ट, ये हवा चल रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन हुई हिंसा में कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद से लगातार बंगाल सरकार को बीजेपी घेरने में जुटी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होनी है। सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स पर ऐसा राग छेड़ा कि सियासी घमासान मच गया। बवाल इसलिए और बढ़ा क्योंकि पीएम मोदी अपनी चुनावी सभाओं में लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देकर संपत्ति बंटवारे के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. Sam Pitroda's comment is being used by BJP. I will give. कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पीएम मोदी ने संपत्ति बंटवारे के जिस पॉइंट को पकड़ा, उसी पॉइंट पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने ऐसा बयान दिया कि सियासी गलियारों में बवाल मच गया।
सबसे पहले सुनाते हैं कि आखिर सैम पित्रोदा ने क्या कहा। There is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it. Public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. दरअसल सैम पित्रोदा ने अमेरिका में चलने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया है और कहा है कि जैसे अमेरिका में किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है, ठीक वैसे ही चर्चा हिंदुस्तान में भी होनी चाहिए। और इसी आधार पर सैम पित्रोदा धन के बंटवारे की बात कर रहे थे, लेकिन बवाल बढ़ा तो कुछ ही घंटे बाद सफाई देने की जरूरत पड़ गई। मैंने टीवी पर अपनी सामान्य बातचीत में केवल एक उदाहरण के तौर पर अमेरिका में अमेरिकी विरासत टैक्स का जिक्र किया। क्या मैं तथ्यों का जिक्र नहीं कर सकता? मैंने कहा है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को चर्चा और बहस करनी होगी। इसका कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। सैम पित्रोदा अब भले ही ये कह रहे हों कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब उनका ये बयान आया तो खुद पार्टी अध्यक्ष भी अनजान बन गए। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सैम पित्रोदा के बयान को उनका निजी बयान बताया है। जिस विषय वो समझते हैं महत्वपूर्ण होता है उस पर वो अपनी राय जो है स्वतंत्र रूप से देते हैं, खुले रूप से देते हैं और बात करते हैं। इसका माने ये नहीं है कि जो वो कहते हैं उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमत है। सैम पित्रोदा ने विरासत के बंटवारे का राग ऐसा छेड़ा कि कांग्रेस को उनके बयान से किनारा करने और खुद सैम पित्रोदा को सफाई देने में देर हो चुकी थी। बीजेपी और आरएलडी ने सैम पित्रोदा के बयान को हाथों हाथ लिया और कांग्रेस की नीतियों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस गरीब विरोधी पार्टी है, पिछड़ा विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है, आदिवासी विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है, गरीब विरोधी पार्टी है। और इस पार्टी का जो असली चरित्र है उसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उजागर कर दिया। इसके कारण से कांग्रेस बौखला गई है। सैम पित्रोदा की तो बात छोड़ो, वो पता नहीं विदेश में बैठ के क्या क्या बोलते हैं। देखिए, सैम पित्रोदा का जो बयान है वास्तव में ये कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी रणनीति है उसका हिस्सा है। मुझे लगता है ऐसे समय में बयान आया है जब देश में इस बात की चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी लोगों की गहनों की, संपत्ति की जांच कराकर उस पर कब्जा करेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी और ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी जिन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान को तबाह करने का काम किया है। सैम पित्रोदा अब सफाई दे रही हैं। कांग्रेस उनके बयान से किनारा कर रही है, लेकिन सच यही है कि दूसरे चरण से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को एक और बड़ा मौका दे दिया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि 26 अप्रैल जुम्मे का दिन है
और उस दिन शैतानी ताकत को कामयाबी नहीं मिलेगी। ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी। शैतान जो होता है दूसरे को ही शैतान कहता है। चुनावी लड़ाई शैतान तक आई। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दूसरे फेज की वोटिंग से पहले देश की सियासत में शैतान की एंट्री करा दी है। किशनगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि 26 अप्रैल को आपको एक तारीख बनाना है। उस दिन जुम्मा का दिन है, मुबारक दिन है, और उस दिन शैतानी ताकत को कामयाबी नहीं मिलेगी, न ही शैतान को कामयाबी मिलेगी। इसलिए नमाज पढ़ने से पहले और बाद दोनों समय वोट डालिए। 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। किसकी कामयाबी होगी? आपकी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बेगूसराय से बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि शुक्रवार का दिन संतोषी माँ का है, माँ का मुंह देखकर जाएंगे तो सारे शैतान भाग जाएंगे। जो भी वो शैतान छोड़ेंगे, सारे शैतान को डब्बे में बंद करके, और उस दिन हम लोगों के शुक्रवार को संतोषी माता होती हैं, संतोषी माता का मुंह देख के जाएगा, सारे शैतान नाश हो जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी अक्सर बयान देते हैं जिस पर विवाद होता रहता है। एक बार फिर ओवैसी ने विवादित बयान देकर चुनावी माहौल को गरमा दिया है। सवाल ये कि क्या वोटों के ध्रुवीकरण के लिए नेताओं का इस तरह का बयान ठीक है? न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा और बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कांग्रेस पर बड़ा तंज कसा है। स्मृति ईरानी ने एक सभा में लोगों से कहा कि जीजाजी आएंगे तो आप लोग अपने घर और जमीन के कागज छुपा लेना, उनकी नजर बहुत तेज है। साले साहब को मांग रहे थे, उनका जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला, भैया भूल जाओ। सही कह रहे हैं, क्योंकि जीजा जी आएंगे तो सुरेश सबको, और जीजा जी की नजर जगदीशपुर पे है, कहीं डर है। जीजा जी आएंगे तिवारी जी तो बाग से कागज छुपा लेना, जीजा जी आएंगे तो घर के कागज छुपा लेना तिवारी जी, जीजा की नजर पक्की है। लेकिन फिर कहते हैं जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर मोदी का मतवाला। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार आखिरी दिन आज मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने रोड शो किया। महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ यह रोड शो शुरू हुआ। रोड शो में विधायक श्रीकांत शर्मा समेत बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जगह जगह लोगों ने हेमा मालिनी का स्वागत किया। चुनाव बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा हुआ। आज लास्ट डे है, तो मैं मथुरा में कल हमने वृंदावन में किया था रोड शो, बहुत प्यार मान सम्मान मिला। आज हम यहाँ पे हैं, हम अपील यही कर रहे हैं कि हमारे मोदी जी और योगी जी ने पूरा देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए जितना काम किया है, और उसकी वजह से हम भी ब्रज के लिए बहुत काम मेरे से भी हुआ है, इसीलिए अपील कर रहे हैं कि हमें वापस तीसरी बार मुझे चुनने के लिए, मतदान देने के लिए। विपक्षियों से कौन सा टक्कर अपनी मानना है? कौन मैदान में आपके सामने कोई है? दिख नहीं रहा है। जैसलमेर बाड़मेर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी की लोकसभा मंडी सीट से उम्मीदवार कंगना रनौत ने रोड शो किया। रोड शो में कंगना रनौत केसरिया जोधपुरिया साफा पहनकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। जैसलमेर वासियों ने भी जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। रोड शो में प्रत्याशी कैलाश चौधरी, राज्यसभा सांसद राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक छोटू सिंह भाटी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। हनुमान चौराहे से रोड शो का शुरुआत हुई और गढ़ीसर चौक पर यह खत्म हुआ।
दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन दिग्गज नेताओं ने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव में नेता अलग अलग अंदाज में भी दिखाई दिए। अंदाज कैसा था, इस रिपोर्ट में देखते हैं। चुनावी घमासान और भीषण तपिश के बीच नेता अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। प्रचार के बीच सीएम भजनलाल शर्मा अपने चिर परिचित अंदाज में दिखे। भीलवाड़ा में सीएम भजनलाल शर्मा गन्ने के रस का लुत्फ उठाते दिखे। सीएम की ये तस्वीर उस वक्त की है जब वे कार्यकर्ताओं के साथ बूथ बैठक कर रवाना हो रहे थे। इसी बीच सीएम भजनलाल शर्मा गन्ने की जूस की दुकान पर रुके और गन्ने के जूस का लुत्फ उठाया। इसके साथ ही गन्ने की चरखी चलाने वाले परिवार से भी सीएम ने बात की और उनका हालचाल जाना। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीएम इस अनोखे अंदाज में दिखे हों। इससे पहले टपरी पर चाय पीने की भी उनकी तस्वीरें सामने आई थी। सिरोही में कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत अनोखे अंदाज में प्रचार करते दिखे हैं। वैभव आबू रोड के उपला खेजड़ा में आदिवासी गणगौर मेले में ढोल बजाते और थिरकते नजर आए। वैभव गहलोत के साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी ढोल की थाप पर झूम उठे। वैभव गहलोत का अनोखा अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। साफा मान और सम्मान का प्रतीक है। राजस्थान में पगड़ी का सम्मान और मान बढ़ जाता है। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी की स्टार प्रचारक कंगना रनौत इन दिनों राजस्थान के रण में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटी हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में कंगना रनौत केसरिया जोधपुरिया साफा पहने नजर आई। दरअसल कंगना जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के पक्ष में रोड शो करने पहुंची थी। जैसलमेर वासियों ने कंगना रनौत पर पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया। चुनावी समर में नेताओं के अनोखे अंदाज की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जोधपुर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर ने कहा कि इतने साल तक कांग्रेस ने राज किया, उनका राज रहा, तब क्या हुआ था? कानून बोलने से नहीं पार्लियामेंट में बनते हैं। अगर फिर से कांग्रेस का राज आएगा तब देखा जाएगा। आपको मुझे समझना पड़ेगा कि कानून जो हैं वो बोलने से नहीं बनते, वो पार्लियामेंट में बनते हैं। तो उनकी पार्टी को लंबे समय तक मौका मिला, उनको बनाना चाहिए था। अब दोबारा उनको अगर मौका मिलेगा, जनता देगी तो दोबारा बनाए। और वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की हत्या की कोशिश का बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने यह दावा बीरभूम और बर्दवान में चुनाव प्रचार के दौरान मंच से अपने संबोधन में किया। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने राजा राम रेगे नाम के एक संदिग्ध को मुंबई से गिरफ्तार किया था, जिस पर अभिषेक बनर्जी के घर और ऑफिस की रेकी करने का भी आरोप लगा है। इस रिपोर्ट में देखिए। বিজেপির এক গদ্দার বললেন বোমা ফাটাবো। আরে বোমা ফাটিয়ে মমতা ব্যানার্জির উপর রাগ হয়তো মেরে দে। अभिषेक तो खून करते गेছিলি। लोकसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी का अपने भतीजे की हत्या किए जाने का ये सनसनीखेज आरोप राजा राम रेगे नाम के उस शख्स की गिरफ्तारी के बाद सामने आया, जिसे एक दिन पहले कोलकाता पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था। राजा राम रेगे के खिलाफ ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ दिन से अपने ऑफिस और घर के बाहर देखा था। साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि आरोपी राजा राम रेगे ने अभिषेक बनर्जी से मिलने का समय मांगा था। ममता बनर्जी के मुताबिक आरोपी का मुलाकात के बहाने अभिषेक बनर्जी की हत्या का प्लान था। आरोपी की गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी ने अपनी और भतीजे अभिषेक बनर्जी की जान को खतरा भी बताया था। বিজেপির এক গদ্দার বললেন বোমা ফাটাবো। আরে বোমা ফাটিয়ে মমতা ব্যানার্জির উপর রাগ হয়তো মেরে দে। অভিষেককেও তো খুন করতে গেছিলি, ধরে ফেলেছিলাম আমরা। কিভাবে করেছিলি? তার বাড়ি পর্যন্ত রেকি করেছে, ফেস টাইমে ফোন করেছে।
आपका साथ बात करने चाहती हूं। বলে সময় দিলেই গুলি করে দিয়ে পালিয়ে যেত। এরা চায় যারা ওদের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের মেরে দাও, তাদের জেলে ভরে দাও। बीजेपी ने दावा किया कि ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में फायदे के लिए ऐसे बयान दे रही हैं और अपनी पुलिस का इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि रेगे की गिरफ्तारी से एक दिन पहले भी ममता बनर्जी ने अभिषेक की जान को खतरा बताया था और उसके अगले दिन कोलकाता पुलिस ने राजाराम रेगे को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। उस पर कोलकाता में अभिषेक बनर्जी की रेकी करने का आरोप लगा था। 26/11 पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के हरदा में चुनावी सभा किया, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का मंत्र है जिंदगी के साथ लूट, जिंदगी के बाद लूट। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने एक ईयर एक पीएम का प्लान बनाया है। हमारे मुख्यमंत्री जी अनेक कार्य उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। बताओ भाई क्या होगा देश का, क्या होगा, क्या होगा मुझे बताइए, देश बचेगा क्या? बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।